नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं जो खास तौर पे चर्चा में है। ये कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन की जो मनमानी है, उस मनमानी के प्रतिक्रिया स्वरूप अब भारत ने ट्रंप प्रशासन के ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और इसी घटनाक्रम में अब भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर एक नया जो फ्रंट है वो विकसित कर रहा है। जो त्रिकोणीय जो वार्ता है उसे अब फिर से शुरू करने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन की जो मनमानी है वो भारत के साथ अब लगातार बढ़ते जा रही है और इसी के संदर्भ में अब भारत भी अपने कूटनीतिक जो दाव है, जो डिप्लोमेसी है, वो खेलना शुरू कर चुका है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या, इसमें कैसे भारत के खिलाफ जो ट्रंप प्रशासन है वो अपनी मनमानी कर रहा है और अब इसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारत कैसे अपने दो जो सहयोगी देश हैं, चाहे पड़ोसी देश चीन की बात करें, चाहे बड़े ही चिर प्रतिद्वंदी के तौर पे देखें तो जो चीन रहा है, तो उसके साथ जो एक सहयोग है उसे अब भारत बढ़ा रहा है। वहीं अपने पुराने सहयोगी रूस के साथ मिलकर एक जो नया त्रिकोणीय कह सकते हैं कि जो एक फ्रंट है वो विकसित करने के लिए अब भारत तैयार हो चुका है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ ही इससे जुड़े हुए अन्य जो पहलू हैं उन पर भी हम खास तौर पे बात करेंगे। चलिए पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अब क्या है कि जो ट्रंप प्रशासन है, ट्रंप प्रशासन के साथ क्या है कि भारत के कई सारे रणनीतिक साझेदारियां हैं, लेकिन उन साझेदारियों के बावजूद भी जब से अपने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं वो राष्ट्रपति बने हैं, वो लगातार क्या है कि भारत के खिलाफ जो मनमानी है वो करते जा रहे हैं। और अब भारत की अपनी जो कह सकते हैं कि एक सहने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो एक तरफ से जैसे डिप्लोमेटिक जो कह सकते हैं दाव है वो ट्रंप चल रहे हैं, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भारत के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, भारत के ऊपर जो एक पावर स्थापित करने की बात कर रहे हैं, उससे अब कहीं ना कहीं भारत ने सीरियसली ले लिया है और भारत ने अब पूरी तरह से कूटनीतिक स्तर पर ट्रंप प्रशासन को जवाब देने की ठान ली है और इसी कारण से अपने सहयोगियों को एक साथ लाने का जो एक क्रम है वो स्टार्ट हो चुका है। खासतौर पे पुराने सहयोगी और वर्तमान जो सहयोगी रूस है और उसके अलावा अपने चिर प्रतिद्वंदी अपने पड़ोसी देश जो चीन है उसको मिलाकर एक नया जो फ्रंट है वो अब भारत विकसित कर रहा है। रणनीतिक साझेदारी होने के बावजूद भी अमेरिका जो है वो भारत के खिलाफ लगातार जो ट्रेड के स्तर पे हो, विभिन्न स्तर पे हो, लगातार जो दाव है वो चल रहा है। और अमेरिका के भारत के प्रति जो रवैया है, जो एक तरीका है, उस रवैये पर भारत ने कूटनीतिक जो एक जवाब है वो अब देना शुरू किया है। विदेश मंत्रालय ने चीन और रूस के साथ एक द्विपक्षीय जो सहयोग वार्ता है वो फिर से शुरू करने की बात रख दी है। बाकायदा ऑफिशियल इसके लिए स्टेटमेंट दिया गया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर की हाल ही में चूंकि चीन की यात्रा हुई और इस यात्रा के बाद ये जो फैसला है ये और भी चर्चा में आ चुका है और महत्वपूर्ण भी है। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रवक्ता है उन्होंने ये कहा कि ये जो व्यवस्था है ये आपसी संबंधों के लिए बढ़ाने के लिए की जा रही है कि भारत, उसके सहयोगी राष्ट्र रूस, पड़ोसी देश चीन, इनके बीच में जो सहयोग है वो पहले से और बेहतर हो सके। और भारत ने अमेरिका के आक्रामक और एक तरफा जो रुख है उसके जवाब में चीन और रूस को एक साथ एक त्रिपक्षीय जो सहयोग वार्ता है, जो रिक है, रसिया, इंडिया और चाइना, ये जो त्रिपक्षीय वार्ता है उसको पुनर्जीवित करने का अब संकेत दे दिया है। ये अलग बात है कि पहले से ही बार बार चीन जो है वो भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा था कि फिर से एक बार जो रिक है, ये जो मंच है, इसे जीवित किया जाए और दुनिया में जो पश्चिम के देश हैं उनके जो मंच हैं उनको काउंटर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन भारत इस पहल पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन के भारत के खिलाफ जो विभिन्न रवैये हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब भारत ने ये संकेत दे दिया है कि अब वो रिक जो संगठन है उसे पुनर्जीवित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और ये इंडिकेशन, ये संकेत ऐसे समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
और उनके जो भी सहयोगी हैं, उन्होंने भारत के ऊपर सार्वजनिक रूप से भारत की जो एक आलोचना है वो की है। नाटो प्रमुख ने भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत को एक तरह से धमकी दे डाली है, अपना जो प्रभाव है वो स्थापित करने का प्रयास किया है। और इसी क्रम में अब भारत ने ठान ली है कि हम अपना जो रणनीतिक दाव है वो खेलेंगे। रणनीतिक साझेदार अमेरिका हमारा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो मनमानी है वो भारत के ऊपर नहीं चलेगी। और अब हम रिक जो त्रिपक्षीय वार्ता है उसे सक्रिय करने जा रहे हैं और इसके संदर्भ में बाकायदा विदेश मंत्रालय ने अपना जो स्टेटमेंट है वो भी जारी कर दिया गया है। और हाल ही में देखें तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनकी चीन की यात्रा हुई और वहाँ के जो भी राष्ट्र प्रमुख हैं, जो विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए जो चीनी अधिकारी हैं, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, सीपीसी हैं, वरिष्ठ जो नेता हैं, उनके साथ विदेश मंत्री ने क्या की, मुलाकात की, विभिन्न मुद्दों पर बातें रखी, उनके साथ साझेदारी की। और इसके बाद भारतीय जो विदेश मंत्रालय है वो रिक वार्ता को फिर से शुरू करने के बारे में ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो दे दिया। और इस यात्रा के रणनीतिक जो महत्व है वो अब कहीं ना कहीं सबके सामने आने शुरू हो गए हैं। तो इसी कारण से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत जो है वो पूरी तरह से क्या है कि अब अमेरिका को उत्तर देने के लिए तैयार हो चुका है। चीन और रूस, इसके संदर्भ में देखें जो भारत की प्रतिक्रिया आई, उसके संदर्भ में जो चीन है, जो रूस है, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारत का जो बयान आया कि हम ठीक है, रिक को हम क्या करेंगे, फिर से हम पुनर्जीवित करेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो देखिए ये जो रसिया, इंडिया, चाइना एक जो फ्रंट था, इसकी जो अवधारणा है ये 90 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद जो एक बहुध्रुवी जो एक कंसेप्ट था, विश्व व्यवस्था, उसको बढ़ावा देने के लिए ये सामने लाया गया था। और इस मंच की जो औपचारिक बैठक है ये उस समय हुई थी, लेकिन बाद में देखें तो धीरे धीरे ये निष्क्रिय कंसेप्ट होते गया। लेकिन 2021 में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसके लिए एक औपचारिक बैठक हुई थी। लेकिन आप पहले से जानते होंगे कि जो भारत और चीन है, इन दोनों के बीच में लगभग देखें तो एक दशक के बीच में जो आपसी तनाव है, खासतौर पे देखें जो सीमा तनाव है, जो इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों को लेकर जो तनाव है, जो आपसी जो एक प्रतिद्वंद्विता है, उसके कारण ये जो रिक है, रिक का जो कंसेप्ट था, ये कुछ वर्षों के लिए एक तरह से इनएक्टिव पोजीशन में चला गया था। लेकिन जब भारत ने ये कह दिया कि नहीं ठीक है, हम रिक को क्या करेंगे, फिर से पुनर्जीवित करेंगे, इसके बाद तुरंत चीन के विदेश मंत्री के द्वारा एक खास तौर पे एक कह सकते पहल की गई, सकारात्मक रुख दिखाते हुए ये कहा गया कि तीनों देशों के बीच में जो एक रीजनल, एक ग्लोबल जो पीस है, स्टेबिलिटी है, डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा देने के लिए रिक सबसे महत्वपूर्ण मंच हो सकता है। वहीं कुछ सप्ताह पहले जो रूस है, जो हमारा सहयोगी देश भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे साझेदार हैं, तो वहाँ के विदेश मंत्री ने भी कहा था कि रूस, भारत, चीन के साथ जो भी त्रिपक्षीय वार्ता है उसे फिर से जीवित करने के पक्ष में पूरी तरह से रूस तैयार है। तो अब तीनों देश रिक को जीवित करने के लिए अब सहमत हो गए हैं। और ये जो सहमति है ये सामान्य सहमति नहीं कही जा सकती है। तो ये पूरा घटनाक्रम है। इसके अलावा देखेंगे भारत, चीन, रूस के बीच में जो एक संयुक्त मंच है वो ब्रिक्स है। ब्रिक्स के बारे में आप सभी जानते हैं। 2001 में जो 2001 का समय है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी समय जो जिम ओ'नील है उनके द्वारा क्या किया गया था कि एक वर्ड गढ़ा गया था, जिसमें क्या था कि ब्राज़ील था, रसिया था और उसके अलावा इसमें इंडिया और चीन थे। तो नील के द्वारा जो ये एक वर्ड गठित किया गया था, ये क्या था, एक शब्द था जिसमें क्या था, इसके 4 साझेदार देश थे। कौन से थे, तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। इन चारों देशों का एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक समूह है, जिसे ये कहा गया नील के द्वारा कि संभवतः 21वीं सदी में संभावित आर्थिक जो शासक हैं, जो एक इकोनॉमिक जो पावर है, वो बनने की क्षमता इन देशों पर है। और इनका जो एक सहयोगात्मक जो मंच होगा, ये क्या होगा, दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में
सामने आएगा। 2006 में 2006 की अगर बात करें, 2006 में ये जो समय है, न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके आयोजन के दौरान क्या है कि पहले औपचारिक जो ब्रिक विदेश मंत्री सम्मेलन है वो स्टार्ट किया गया। उसके लिए बाकायदा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने क्या किया, एक विदेश मंत्री के स्तर पे एक जो मंच है वो शेयर किया, अपनी बातें रखी। इसके बाद फिर से 2009 में देखिए, टाइमलाइन धीरे धीरे बढ़ती गई। 2009 में देखें तो एकटेरिनबर्ग जो रूस का शहर है, तो यहाँ पर पहला जो महत्वपूर्ण स्तर जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है यहीं पर 2009 में यहाँ पर संपन्न हुआ। और इसमें चारों देशों के, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, यहाँ के चारों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर क्या हुए, यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुँचे। इसके बाद देखेंगे तो 2009 के बाद 2011 है, 2011, वहाँ पर जो ब्रिक्स है वो क्या है, वो बदल गया। वो क्या हो गया, इसमें एक और देश शामिल हो गया। वो कौन सा देश था, वो था साउथ अफ्रीका। और उसके बाद जो ब्रिक था वो क्या बन गया, वो ब्रिक्स बन गया। और इस तरह से देखेंगे तो जो ब्रिक्स है वो क्या हो गया, एक अंतर सरकारी मंच के तौर पे दुनिया के सामने आया, जहां इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें आप देखेंगे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सभी देश क्या करते हैं कि अपने राजनैतिक, अपनी अर्थव्यवस्था, अपने फिनांस, अपने कल्चर, अपनी जो भी सुरक्षा है उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं। और इस ब्रिक्स की जो अध्यक्षता होती है, जो लीडरशिप होती है, वो रोटेशन प्रणाली पर निर्भर है और आपसी सहमति पर निर्भर है। इसके महत्वपूर्ण जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको आपने देख लिया, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो 5 जो राष्ट्र हैं वो इसके क्या है, मूल सदस्य है। और 2024-25 में आप देखेंगे तो इसका विस्तार किया गया। कई सारे जो देश हैं वो इसमें शामिल हो गए। जैसे जनवरी 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई इसमें शामिल हुए। जनवरी 2025 में जो इंडोनेशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला सदस्य इसका बना। तो इस तरह से इसके विस्तार के साथ ही जो बहुपक्षीय मंच है उसके रूप में जो ब्रिक्स है, इसकी जो साख है, अपनी जो पावर है, अपनी जो क्षमता है वो और बढ़ गई। और ये कहा जा रहा है कि अब पूरे दुनिया में लगभग 45% से अधिक जो आबादी है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये ब्रिक्स मंच करता है। और ये भी कहा जाता है कि टोटल विश्व के जीडीपी की बात करें उसका जो 40% है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ब्रिक्स मंच करता है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो ब्रिक्स की यहाँ पर स्थापना की गई, ब्रिक्स जो बना है, इसके रणनीतिक उद्देश्य क्या है, तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये ऐसे परिस्थितियों में इसका एक कंसेप्ट आया जब बहुध्रुवी जो विश्व व्यवस्था है उसे विकसित करने का एक प्रयास किया जा रहा था, जिसमें खास तौर पे दुनिया के कुछ मंचों पर दुनिया के कुछ क्षेत्रों के बारे में चर्चा नहीं होती थी, उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी। तो वैश्विक संस्थाओं में जैसे आप देखेंगे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर साउथ के जो देश हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन था, जो प्रतिनिधित्व था, वो काफ़ी कम था। और इसे हासिल करने के लिए एक रणनीतिक उद्देश्य के तौर पे ब्रिक्स सबसे महत्वपूर्ण मंच हो गया है। आर्थिक एकजुटता की बात करें तो जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं इनके बीच में व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचा, विभिन्न परियोजनाओं पर आपसी जो सहयोग है वो प्रदान किया जाता है। राजनीतिक जो सुरक्षा है, विदेश नीति हो, चाहे आयुध हो, साइबर सुरक्षा हो, स्वास्थ्य, जलवायु हो, इन पर रणनीतिक जो साझेदारी है वो इसके सदस्य राष्ट्रों के बीच में की जाती है। और सांस्कृतिक और सामाजिक अगर जुड़ाव की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कह सकते हैं कि एक तरह से व्यक्तिगत जो संलग्नता है उसके संदर्भ में ये इसके जो भी सदस्य राष्ट्र हैं, इसके जो पर्यवेक्षक हैं, इसमें शामिल जो राष्ट्र हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। और इसके तहत आप देखेंगे तो कई सारी जो पहले हैं वो भी अब संचालित तो हो चुकी हैं। जैसे अगर बात करेंगे तो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, जो NDB है, जुलाई 2014 में संघाई में स्थापित प्रारंभिक जो पूंजी है वो 100 बिलियन थी। और इसी के पास क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो जोहान्सिनबर्ग है, साओ पाउलो है, अहमदाबाद, मॉस्को है। और इसके तहत देखें तो कंटिजेंट जो रिजर्व अरेंजमेंट है, जो CRA है, कि जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं वो क्या करेंगे कि जब आर्थिक संकट की स्थिति होगी
जब इकोनॉमिक स्तर पे क्राइसिस होगी तो उस संकट की स्थिति में एक दूसरे को सहायता देंगे। और इसके लिए एक पूरा जो मुद्रा भंडार है, उस मुद्रा भंडार की व्यवस्था भी ये करेंगे। इसमें चीन का जो योगदान है वो सबसे अधिक होगा। चीन का जो कंट्रीब्यूशन होगा ये कहा गया कि वो 41% होगा। यही नहीं, जो ब्रिक्स पे है, जिसमें स्वदेशी जो भुगतान कह सकते हैं कि प्रणाली की बात कही जा रही है, स्विफ्ट को विकल्प के रूप में विकसित करने का बात किया जा रहा है। और 2024 में तेज़ी से इसे सपोर्ट भी मिला है। तो अब 2025 और 26 में देखने वाली बात है कि कैसे स्विफ्ट को एक डॉलर के विकल्प के रूप में स्थापित किया जा रहा है। मुद्रा, अगर वैश्वीकरण की बात करें तो जो भी ब्रिक्स के सदस्य देश हैं वो व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं का जो उपयोग है वो करने के लिए अब महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होते दिख रहे हैं। और ये डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए जो डी डॉलराइजेशन है उस दिशा में अब धीरे धीरे अब अपनी जो भी रणनीतिक या कह सकते हैं आर्थिक जो कदम है वो बढ़ा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जो संगठन है जो चीन, रूस और भारत के बीच में है। इसके अलावा देखेंगे तो संघाई जो सहयोग संगठन है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है, जिसमें आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से क्या है, एक बहुपक्षीय जो क्षेत्रीय संगठन है उस रूप में ये काम करता है। इसका उद्देश्य यही है कि जो एशियाई देश हैं उनके बीच में क्या किया जाए, पॉलिटिकल स्तर पे, इकोनॉमिक स्तर पे, सिक्योरिटी के स्तर पे क्या किया जाए, एक जो सहयोग है, जो आपस में एक जो सपोर्ट की बात है उसको महत्वपूर्ण योगदान के स्तर पे लिया जाए। इसकी जो स्थापना है एशिया में खास तौर पे जो एक स्थिरता है, अस्थायित्व है और उसके अलावा जो एक सुरक्षा है और वो भी सामूहिक स्तर पे, उस सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, तो वर्ष 2001 में, जून डेट अगर देखेंगे तो 15 जून 2001 में एससीओ की स्थापना की गई थी। स्थापना जो स्थल था ये कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, तो ये चीन में की गई थी। चीन का जो संघाई शहर है वहीं पर इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। उद्भव जो हुआ था, संघाई जो 5 समूह है जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान ये सभी शामिल थे। बाद में जो उज्बेकिस्तान है उसके शामिल होने से एससीओ का जो औपचारिक गठन है वो हुआ था। और इस समय अगर हम देखेंगे तो इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वर्तमान में 9 जो पूर्ण सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें चीन है, रूस है, भारत 2017 में शामिल हुआ, पाकिस्तान भी 2017 में शामिल हुआ, उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान 2023 में शामिल हुआ है। पर्यवेक्षक राष्ट्रों की बात करेंगे तो इसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। संवाद जो साझेदार देश हैं उसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका, कतर, मिस्र, सऊदी अरब के साथ यूएई शामिल है। इसका जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, इसके अगर उद्देश्य की हम बात करें तो बेसिक स्तर पे यही था कि क्षेत्रीय स्तर पे शांति, सुरक्षा और अस्थायित्व को सुनिश्चित किया जाए। जो आतंकवाद की बढ़ती हुई जो गतिविधियां हैं उन पर कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा उग्रवाद, अलगाववाद का जो मुकाबला है वो मिलकर सभी राष्ट्र करें। सदस्य देशों के बीच में जो भी आर्थिक, तकनीकी, ऊर्जा, परिवहन के क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग प्रदान किया जाए। सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है उसको बढ़ावा दिया जाए। बहुपक्षीय जो दुनिया है, जो वैश्विक शक्ति है, उस संतुलन को कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रदान किया जाए। इन उद्देश्यों के साथ क्या है कि इसका स्थापना किया गया था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो महत्वपूर्ण रूप से क्या है कि अब जो नाटो की एक धमकी है और उसका जो जवाब है, उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण 3 देश हैं, भारत, रूस, चीन और इसके साथ जो ब्राज़ील है, जो ब्रिक्स और अफ्रीका, तो मूल रूप से इसमें 4 बड़े राष्ट्र हैं। अफ्रीका जुड़ा हुआ है। तो ब्रिक्स जो समूह है उसको लेकर जो नाटो है, नाटो हमेशा चिंतित दिख रहा है। और नाटो के जो प्रमुख हैं उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया कि ब्रिक्स देश, जिसमें भारत, चीन, ब्राज़ील को उन्होंने खास तौर पे फोकस किया। रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन हैं उनको भी शांति वार्ता के लिए मजबूर नहीं करते हैं, तो इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है। इस तरह की जो बात है सीधे नाटो की रूस पर की गई है और इसके साथ सीधा इसका जो संबंध है वो भारत, चीन, ब्राज़ील से है। भारत का जो रिक वार्ता है उसकी जो बहाली है, उसे पुनर्जीवित करने की जो बात है, उस ओर बढ़ना कहीं ना कहीं इस तरह के, चाहे नाटो की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, तो एक इनके द्वारा दी जाने वाली जो धमकी है, भारत के ऊपर जो एक पावर स्थापित करने की बात है, उसका कहीं ना कहीं कूटनीतिक और सामरिक जवाब के तौर पे देखा जा रहा है। तो क्या
ये कहा जाए कि जो अमेरिका है, अमेरिका से जो दूरी है उसके जो संकेत हैं वो क्या अब देखने को मिल रहे हैं कि क्या भारत अमेरिका से अब दूर हो रहा है। अब जो भी रणनीतिक साझेदारियां हैं अमेरिका के साथ, क्या उनसे अब भारत हट जाएगा या फिर रणनीतिक जो संतुलन है उसका विस्तार रिक है। भारत के संदर्भ में देखें तो देखिए, भारत पूरी तरह से क्या है कि किसी एक खेमे में, किसी एक गुट में, किसी एक परिपाटी में वो शामिल नहीं है, किसी एक ध्रुव में शामिल नहीं है। जैसे आप देखेंगे तो भारत जो है वो ब्रिक्स का भी एक महत्वपूर्ण सदस्य है और संस्थापक सदस्य है। संघाई सहयोग संगठन का भी मूल सदस्य है। एससीओ के साथ रिक का अब सदस्य है और इसे फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। तो इसके साथ क्या है कि क्वाड जैसे जो संस्थाएं हैं, क्वाड जैसे जो बड़े मंच हैं जिसमें बड़े बड़े जो देश हैं उनके साथ, पश्चिम के जो देश हैं उनके साथ भारत उसमें शामिल है। तो भारत की जो रणनीति है, जो डिप्लोमेसी है, जो कूटनीति है, वो ये है कि हम हर मंच का उपयोग करेंगे, लेकिन हमारी जो निर्भरता है वो किसी एक पर नहीं होगी। हम अपनी नीतियों को खुद बनाएंगे और उन नीतियों के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा देखेंगे जैसे क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है, इसमें आप देखेंगे तो 2007 में 2007 में क्या किया गया था कि जो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं उनकी पहल पर इसे स्टार्ट किया गया। और 2017 की बात करें, 2017 में भारत, अमेरिका और जापान, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके द्वारा खास तौर पे सक्रिय जो एक एक्टिविटी है वो क्वाड में देखने को मिली। और इन सब का जो उद्देश्य है कि क्वाड का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये कहा गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र, जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, उस रीजन में क्या करना है कि स्थिरता लाना है, स्वतंत्र एक जो खुली डिप्लोमेसी है वो स्थापित करना है, समावेशी स्तर पे देखें तो जो सागरी क्षेत्र है उसकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करना है। और जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो मिलकर क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो कोई आपदा का समय हो, चाहे इस तरह की जो विषम परिस्थिति है, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे वो साइबर सुरक्षा की बात हो, आपदा सुरक्षा की बात हो, किसी भी मेडिकल स्तर पे डिप्लोमेसी की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो, क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी है, इन सभी क्षेत्रों में क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो भी स्वतंत्रता है, जो उस पूरे क्षेत्र की जो नियम आधारित व्यवस्था है वो सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्वाड से क्या है कि हमेशा जो चीन है वो क्या रहता है, खुन्नस खाए रहता है। चीन का जो रवैया है हमेशा आक्रामक रहता है और इसी कारण से चीन कहता है कि क्वाड की जो स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी अब वो उद्देश्य रह ही नहीं गया है, बल्कि क्वाड क्या हो चुका है, एक सैन्य संगठन के तौर पे अब स्थापित तो हो चुका है, जो कहीं ना कहीं वो अपने लिए खतरा महसूस करता है। अब इसमें अगर भारत की हम बात करें कि भारत की क्वाड में क्या भूमिका है, तो भारत क्या है कि अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक जो उसका विजन है उससे जुड़ा हुआ ये कह सकते हैं कि संगठन मानता है। क्वाड भारत को वैश्विक जो भी शक्ति है, जो पावर्स है, उसके संतुलनकारी जो ताकत है उस रूप में स्थापित करना चाहता है। और अब क्वाड प्लस में भारत विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व दिलाने के पक्ष में भी काम कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कई सारे जो इस तरह के मंच हैं जहां पर भारत उनके साथ सहयोगी भूमिका निभाता है। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस से इस तरह की जो बातें की गई हैं, E2U2, तो इसका जो मेंबर है, क्योंकि इसकी जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी, तो 2021 में की गई थी। पहली जो शिखर बैठक की गई थी वो कब की गई थी, तो वो 2022 में की गई थी। तो 2021 में क्या किया गया, इसके बनाने की घोषणा की गई, इसकी बैठक 22 में हुई। वेस्ट एशियन क्वाड भी इसे कहा जाता है और मूल रूप से इसके जो सदस्य हैं वो इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस से हैं। इसके बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है, मूल रूप से देखेंगे तो इकोनॉमी है, क्या है वो अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था केंद्रित जो सहयोग है वो है, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करना है। जैसे अगर देखेंगे तो महत्वपूर्ण जो सहयोग है वो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में एक दूसरे का सहयोग करना। क्लाइमेट चेंज क्या है, जलवायु जो परिवर्तन है उस पर सहयोग करना। ऊर्जा जो एनर्जी सेक्टर है, खास तौर पे देखेंगे एनर्जी सेक्टर में जो ग्रीन एनर्जी है, क्या है, जो हरित ऊर्जा है,
जो सस्टेनेबल जो ऊर्जा है, जो सोलर ऊर्जा है, इसमें सहयोग देना। इसके अलावा देखेंगे जो वाटर रिसोर्स है, क्या है, वाटर रिसोर्स, जो जल संसाधन है उसके मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आधारभूत संरचना के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उस पर एक दूसरे को सहयोग करना। और इसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, जो इनोवेशन है, उस पर क्या करना है, इसके जो भी सहयोगी देश है, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, इनके बीच में इन मुद्दों पर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना इस कह सकते हैं संगठन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब इसमें I2U2 में अगर भारत की भूमिका की बात करें तो भारत को वेस्ट एशिया और अफ्रीका के साथ जोड़ने का एक कूटनीतिक जो माध्यम है उस रूप में हम देख सकते हैं। यूएई इजराइल के साथ मजबूत जो आर्थिक जो संबंध है, सुरक्षात्मक जो संबंध है, संस्थागत रूप से कहीं ना कहीं वो और बेहतर करता है, और भारत को वैश्विक जो एक आपूर्ति श्रृंखला है उसमें खास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में जो नवाचार है उसका भी अवसर प्रदान करता है। अब आने वाले समय में देखें कि इसकी दशा दिशा क्या हो सकती है भविष्य में, तो भारत के लिए बहुत सारे अवसर ये ला सकता है। भारत इस नए संतुलन से क्या कर सकता है कि ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, तकनीक में सहयोग के नए जो आयाम हैं वो खोल सकता है। रूस के साथ तेल गैस आपूर्ति, चीन के साथ सीमित जो आर्थिक सहयोग है, सामरिक जो वार्ता है, वो भारत के लिए अब सुरक्षा विकास दोनों के लिए लाभदायी हो सकती है। क्योंकि अगर रिक आने वाले समय में अगर रिक फिर से क्या किया जाता है, पुनर्जीवित किया जाता है, तो भारत के लिए बहुत सारे जो अवसर हैं वो अब उत्पन्न होने वाले हैं। वैश्विक जो शक्ति संतुलन है वो अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रिक है, रिक वार्ता भारत को पश्चिम और पूर्व दोनों के बीच में एक जो डायलॉग है उसके लिए एक ब्रिज का काम करेगा, एक कह सकते हैं सेतु का काम करेगा। और भारत का ये जो कदम कि हम अब रिक को फिर से पुनर्स्थापित पुनर्जीवित करने जा रहे हैं, भविष्य में संयुक्त राष्ट्र या WTO जलवायु परिवर्तन की जो भी वार्ताएं हैं उसमें भारत की अपनी जो आवाज़ है उसकी जो प्रभावशीलता है उसे और बढ़ा सकता है। रूस के साथ भारत के खासतौर पे ऊर्जा क्षेत्र में जो सहयोग है, आपूर्ति जो श्रृंखला है, चीन के साथ जो विभिन्न आर्थिक सामरिक जो मामले हैं उनके संदर्भ में एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान करेगा, जिससे क्या हो सकता है कि बार बार उन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और उनके हल निकाले जा सकते हैं, और ये भारत के लिए एक सकारात्मक पहल हो सकती है। तो ये पूरा न्यूज़ है जिस पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा ब्रिक्स के द्वारा स्थापित बैंक है? जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, सिल्क रोड जो बैंक है। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपको हमें कमेंट के माध्यम से भेजना है। तो इस तरह से हमने पूरा चर्चा देख ली न्यूज़ की। एक महत्वपूर्ण सूचना है उसको भी हम देख लेते हैं। जुलाई मेगा ऑफर के तहत जो भी संस्कृति IAS के द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कोर्स हैं उन पर एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर संचालित किया जा रहा है, और ये जो ऑफर है 27 से 21 जुलाई 2025 तक वैलिड है। इस ऑफर के तहत देखिए जिन कोर्सों पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है उसमें IAS GS फाउंडेशन कोर्स है, PT मेंस के लिए संचालित होता है, और इसके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं इन कोर्स पर अप टू 60% की छूट दी जा रही है, जिसमें GS का बैच है, GS CSET का बैच है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और ख़ास बात है कि ये सारे कोर्स आपको EMI की सुविधा पर भी उपलब्ध है। दूसरा जो कोर्स है UPSC UP PCS का फाउंडेशन कोर्स है, जो PT मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जाता है लाइव और ऑनलाइन मोड पे। और इन मोड पे देखें तो UPSC UP PCS GS फाउंडेशन कोर्स पर आपके क्या है कि मोर देन 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं UP PCS फाउंडेशन कोर्स जो कि GS CSET का एक कम्बो पैक है, इस पर 60% की छूट दी जा रही है। UP PCS टारगेट बैच प्रीलिम्स 2025 की बात करें तो इस कोर्स पर 70% की छूट दी जा रही है। जुलाई मेगा ऑफर के तहत ही देखेंगे तो PCS जो फाउंडेशन कोर्स हैं, PT मेंस लाइव ऑनलाइन मोड पर चलने वाले जो कोर्स हैं, BPSC MPPSC RS और 71वीं BPSC जो PT टारगेट बैच है, इन सभी कोर्स पर आपको अप टू 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। संस्कृति IAS के द्वारा संचालित जो ऑप्शनल कोर्स हैं उन पर
मोर देन 50 to 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ऑनलाइन मोड पे चलने वाले जो कोर्स हैं, जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो इसका जो बैच है ये 15 जुलाई 2025 को स्टार्ट हो रहा है। बैच की जो टाइमिंग है सुबह के 8 बजे है और इस बैच के लिए, इस कोर्स के लिए जो निर्धारित फ़ी है वो 45,000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद अब इसके लिए केवल जो फ़ी रखी गई है वो मात्र 25,000 है। ऐसे ही दूसरा जो वैकल्पिक विषय है हिस्ट्री, इतिहास का है, इसके लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 31 जुलाई 2025 को हो रहा है और बैच जो टाइमिंग होगी वो सुबह के 8:30 बजे होगी। निर्धारित फ़ी पे डिस्काउंट के बाद अब ये जो कोर्स है आपको केवल 17,500 में प्राप्त हो रहा है। तो ये जानकारी थी। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं, आपका कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है sanskritis.com, वहाँ विजिट करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा हमने न्यूज़ भी देख लिया और जो महत्वपूर्ण सूचना है उसको भी देख लिया और हमने डिटेल में बात की कि आखिर भारत ने रिक को फिर से पुनर्जीवित करने का जो ऐलान है वो क्यों किया है और वो अब जो भारत के महत्वपूर्ण रणनीतिक जो साझेदार अमेरिका है उसके ईंट के पत्थर से जवाब देने का जो अब पहल है वो स्टार्ट कर चुका है। इस पूरे मुद्दे की हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हमने बात रखी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।